देखो भाई, चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद पीवाईक्यूज। पहले क्वेश्चंस देखेंगे, लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प से टॉपिक निकालेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास। ठीक है, तो चैप्टर तो हमने पढ़ लिया है, तो अब क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन प्रमोटिंग द ह्यूमन कैपिटल इन अ कंट्री। कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड की जाती है तो उससे क्या ह्यूमन कैपिटल में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी से फायदा क्या होता है। ठीक है, तो आप यही बताएंगे दैट हेल्दी माइंड्स लिव्स इन हेल्दी बॉडी, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और एक हेल्दी वर्कर ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा, इफेक्टिवली प्रोडक्शन दे पाएगा, आपको कंट्रीब्यूट कर पाएगा बेटर तरीके से इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसीलिए अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटी में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, गवर्नमेंट अफोर्डेबल रेट्स पे इसे प्रोवाइड करती है, तो ओवरऑल जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, जो एक अनहेल्दी पर्सन प्रोवाइड नहीं करा सकता। ठीक है, तो बस इतना आपको 3 से 4 नंबर में इनको स्टेटमेंट्स बनाकर 4 से 5 लाइनों का एक आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट पहली बात तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर उन्होंने एक चीज बोली है दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर द इंटीग्रल, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फॉर द ह्यूमन वेलबींग एंड द ह्यूमन बीइंग्स आर द एंड इन देमसेल्फ। आप चाहें तो इसको 2 लाइन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ही हमारे लिए क्या है, वो एंड है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, वो कह सकते हैं वो रिसोर्स है जिससे हम यहाँ पर अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है आपके टॉपिक्स में से ही। स्टेट विद वैलिड रीजन व्हाइदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो सबसे पहले, राइजिंग पॉपुलेशन इज नॉट द कॉज फॉर द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या सिर्फ पॉपुलेशन का बढ़ना क्वालिटी एचसीएफ का कॉज यानी कि कारण नहीं है? पॉपुलेशन बढ़ना ही होता है क्या एचसीएफ? क्या हम पॉपुलेशन बढ़ने को एचसीएफ कहते हैं? नहीं। सो ये बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड करती है कि कितना पैसा आप खर्च करते हो हेल्थ और एजुकेशन में उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन का बढ़ना एचसीएफ नहीं है, आप उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन पे कितना खर्च करते हो, उसकी इन्वेस्टमेंट करते हो हेल्थ और एजुकेशन के लिए, उसको कहेंगे हम एचसीएफ। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन आर द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। कि आपकी कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर आप उन लोगों के ऊपर खर्च करते हो पैसा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, तो क्या वो आपको हायर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन देगा? बिल्कुल सही बात है, ये यहीं से निकल कर आई है ये बात कि यस, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये वो क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रही थी आपसे वहां पे, डिस्कस द नीड फॉर प्रमोटिंग द वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। कि क्यों जरूरत है कि हमें विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। तो उसमें एक तो हमने ये पढ़ा था वहां पे कि आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो क्या, उनका सोशल स्टेटस। ठीक है, उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हो सोशली और इकोनॉमिकली भी। उसके अलावा यहाँ पर एक फेवरेबल इंपैक्ट पड़ता है ऑन द फर्टिलिटी रेट और हेल्थ केयर ऑफ द विमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि एक पढ़ी लिखी महिला ये जानती है कि किस तरीके से उसको यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट, explain how expenditure on information and expenditure on migration act as a source of HCF। अब यहां से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ HCF, जो कि 5 तरीके के हैं आपके। कौन सा? जिसके लिए हमने एक्रोनिम याद की है क्या, हिटमी, की हेल्थ, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, माइग्रेशन और एजुकेशन। ठीक है, और उन्होंने पूछा कौन से आपसे, सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन और माइग्रेशन। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि हम डिसीजन ले सके कि हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है ह्यूमन कैपिटल के अंदर, ताकि हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके अपने ह्यूमन कैपिटल स्टॉक का। ठीक है, माइग्रेशन के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर आप माइग्रेट होते हो फॉर दी बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर सैलरीज, तो आपकी अर्निंग इंक्रीज होंगी नई प्लेस पे, जिसकी वजह से जो भी आपने खर्चा किया होगा उस माइग्रेशन के लिए वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुए? नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन है अब यहाँ पर, एक्सप्लेन हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। अभी जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको बोला था कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है।
ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज की प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इंप्रूव होगी, तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, आपकी इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों की प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है या वहां के सामान की फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। दूसरा, आपके यहाँ पे रहने वाले लोगों के स्किल्स में इनोवेशन आ रहा है, नए नए स्किल्स डेवलप हो पा रहे हैं। हायर पार्टिसिपेशन रेट यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्कर पार्टिसिपेशन रेट को इंक्रीज, इक्वालिटी आ रही है आपकी कंट्री के अंदर, और वही कहीं ना कहीं आपका जो आउटपुट लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे रीजन ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करोगे, स्किल्स बढ़ेंगे, एक्सपर्टाइज बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है। एक ओपन एंड क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली वो है, इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंडिया शुड स्पेंड एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी ऑन द एजुकेशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि इंडिया को कम से कम 6% अपनी जीडीपी का एजुकेशन में खर्च करना चाहिए। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि 1952 में केवल 0.6% तक ही जीडीपी का 0.6% ही सिर्फ एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा था। फिर धीरे धीरे वो बढ़ा, 2014 तक भी वो सिर्फ 4% रहा, जबकि हमारा टारगेट 6% का था। बट आप देखो ना कि कितना ईयर गैप है, इतने ईयर गैप के बावजूद भी सिर्फ आप 4% तक का इंक्रीमेंट कर पा रहे हो। बट स्टिल आप देख रहे हो कि 4% के इंक्रीमेंट से भी काफी हद तक डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर आप प्रॉपरली 6% खर्च करते, यूनिफॉर्म तरीके से खर्च करते, क्योंकि आपने जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के ऊपर वो बढ़ाया तो है, बट वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कभी आप ज्यादा कर रहे हो, कभी आप कम कर रहे हो। बट अगर आप सही तरीके से डेडिकेटेड होकर 6% ऑफ जीडीपी खर्च करते तो हो सकता है आपको कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते। ठीक है। तो इसलिए ये बोला गया। नेक्स्ट, डिस्कस द नीड फॉर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर एन एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने की नीड क्यों अराइज होती है? पहली बात तो ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग का मतलब एक ऐसी लर्निंग जहां पे आपके स्किल्स आपके नॉलेज को इंक्रीज किया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड। तो अगर आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है तो आप सीख कर काम करोगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ट्रेनिंग की वजह से आपके स्किल्स और नॉलेज बढ़ेंगे, आप ही की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और उसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ एचसीएफ इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या प्रॉब्लम रही? हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, ब्रेन ड्रेन यानी कि लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी सैलरी के चक्कर में अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ के जो स्किल्ड है लोग हैं वो दूसरी कंट्री के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हायर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है जिसकी मेंटेनेंस की वजह से भी पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है ह्यूमन कैपिटल के लिए। मैन पावर प्लानिंग में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बोला गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को, दैट इट इज द स्टॉक ऑफ नेशन स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, कि आपकी कंट्री में जो स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज है उसका स्टॉक है ये। बट वहीं पे ह्यूमन डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट और वेलबींग है किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों की। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है, ये सिर्फ एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है, वहीं पे ह्यूमन डेवलपमेंट ओवरऑल वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है। तो ये कुछ 10 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से पूछे गए। तो इन क्वेश्चन से कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं? सबसे पहले तो एचसीएफ का पूरा टॉपिक क्या क्या करना है उसके अंदर आपको एक तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या है, इसका रोल क्या है और इसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये प्रिपेयर करोगे। दूसरा, एचसीएफ, अच्छा यहां पे इसके साथ साथ इसका सोर्स भी, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी। ठीक है, एचसीएफ किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक ये टॉपिक पढ़ोगे। उसके अलावा थोड़ा सा आपको पढ़ना है इसके अंदर जो एजुकेशन सेक्टर के बारे में दे रखा है, जिसके अंदर जो विमेन एजुकेशन है उसको आपको ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए पढ़ना है, जिसमें से क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इतना भी इसके अंदर से प्रिपेयर कर लोगे तो आपने देखा होगा काफी हद तक आपका टॉपिक हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिक हैं, जो आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मेन टॉपिक है जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके अंदर आप इसके साथ साथ डिफरेंस भी कर लेना, किसके बीच में,
ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में आता है तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट हमारा वही सेकेंड यूनिट है जिसके अंदर ऑलरेडी हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर चुके हैं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो लगभग 4 से 5 नंबर का रूरल डेवलपमेंट का जो आपको कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन इस तरीके के हैं और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है रूरल डेवलपमेंट से। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू द फार्मर्स इन द रूरल डेवलपमेंट। यानी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए फार्मर्स की जो पैसों की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहली चीज, ये जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं इंडियन फार्मर्स के बारे में कि इंडियन फार्मर्स के पास बहुत सारा पैसा नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ मनी होती है। इन्हें 2 पर्पसेस के लिए पैसा चाहिए होता है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए और कंजप्शन पर्पस के लिए। क्यों? क्योंकि देखो एक बहुत लंबा गैप होता है कि जब ये बीज को बोएंगे, यानी कि सोइंग ऑफ क्रॉप होगी और उसके बाद वो फसलों में कन्वर्ट होगा, फिर उसको मार्केट में बेचा जाएगा, इनकम आएगी। तो एक बहुत ही बड़ा टाइम गैप होता है। तो इस टाइम गैप के बीच में फार्मर्स को पैसा उधार लेना पड़ता है क्योंकि इनके पास ऐसा कोई स्टॉक नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है जिसके ऊपर ये रिलाय कर सके, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें फंड की जरूरत होती है। किन किन चीजों के लिए? इन्हें सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स चाहिए, कुछ इंप्लीमेंट्स चाहिए, या अदर फैमिली एक्सपेंसेस भी होते हैं लाइक मैरिज है या रिलीजियस सेरेमनीज है। तो इन सब चीजों के लिए इनको पैसों की जरूरत होती है, इसलिए रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट अवेलेबिलिटी की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, देखो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हम लोग पढ़ते आए हैं कि उसका मतलब क्या होता है, एडिंग मोर वेराइटीज। तो जब हम एग्रीकल्चर में भी वेराइटीज को ऐड कर देते हैं तो उसे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जिसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं कि भाई एक तो अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करो कि ये जो आप प्रिमिटिव या ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हो, एक तो उसे हटाओ। दूसरा, अपनी वर्क फोर्स को एग्रीकल्चर से अदर एलाइड एक्टिविटीज की तरफ लेकर जाओ, लाइक हॉर्टिकल्चर है आपके पास, पोल्ट्री फार्मिंग है आपके पास, एनिमल हस्बेंड्री है हमारे पास करने के लिए, या डेयरिंग है, फिशिंग है। आप इन सब चीजों में भी काम कर सकते हो जिसमें और भी ज्यादा पैसा है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा मेथड ऑफ एग्रीकल्चर जहां पर हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते हैं। Then how does it help in promoting the sustainable development? How does it help in promoting the sustainable development? यानी कि sustainable development को कैसे प्रमोट करता है, क्योंकि यहाँ पर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि यहाँ पर आप केमिकल और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में होता था। ट्रेडिशनल फार्मिंग में हार्मफुल केमिकल्स इस्तेमाल होते थे, पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते थे, जिसकी वजह से जो सॉइल की ओरिजिनलिटी है वो खराब हो जाती थी। यानी कि आप कह सकते थे कहीं ना कहीं वो पॉल्यूट हो रही है, अडल्ट्रेटेड हो रही है, मिलावटी तो एक तरीके की। उसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से काम करते हो तो इट विल रीस्टोर, मेंटेन और एनहांसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करेगा, फूड की सेफ्टी को बनाए रखेगा। यही रीजन है कि नॉर्मल जैसे छोले अगर हम खरीदते हैं ना, नॉर्मल 100 रुपए किलो आ जाते हैं, ऑर्गेनिक छोले 300 रुपए किलो आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से इसको ग्रो किया जाता है कि फिर थोड़ी सी महंगी होती है, कॉस्टली होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलो, स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 ऑब्स्टिकल्स दैट हिंडर द मैकेनिज्म ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर, कि उसके अंदर कौन सी रुकावटें आई। 2 पूछिए, मैंने आपके पास यहाँ पे 3-4 लिख दी हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए सबसे पहले ना हमें स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, लेकिन हमारे पास उनकी कमी है। तो यहाँ पर हमारे पास वेयर हाउसेस की कमी है, तो इसलिए स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, और अगर वेयर हाउसेस है भी तो वो इतने कॉस्टली है कि फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते उसको लेना। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारे पास जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है या फिर जो रोड्स वगैरह है जिनके थ्रू हम मार्केट तक पहुंचेंगे, उनकी कमी है। मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे फार्मर के पास, ठीक है। उसके अलावा डोमिनेंस है प्राइवेट ट्रेडर्स के थ्रू, यानी कि जो हमारे प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनका बहुत ज्यादा बोलबाला है, उन्होंने बहुत ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर कर रखा है, इस वजह से भी यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं हो पाती है। एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द फार्मर्स। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फार्मर्स को क्यों दिए जाए, उसके पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला तो ये देखो, इंस्टीट्यूशनल 2 तरीके के क्रेडिट अवेलेबिलिटी है,
दो सोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल होते हैं फॉर्मल सेक्टर, जैसे कि बैंक हो गए, चाहे हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, कॉर्पोरेटिव बैंक्स हो गए, ये सब। लेकिन जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है वो होते हैं मनी लेंडर, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, ये सब हो गए। तो वो कह रहे हैं कि क्यों हमें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्यों देना, उसके पीछे हमारा क्या रीजन है। पहला है कि भाई हमें उनको पैसा देना है ताकि वो सामान खरीद के लेकर आ सके, अपने एग्रीकल्चर के लिए इनपुट्स मिले ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्लस हम उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड कराएंगे, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल में उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे उन्हें बचाएंगे, और हम देंगे उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट। ठीक है, फिर उसके बाद यहां हम चाहते हैं कि वो अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशन में इंप्रूवमेंट लेकर आए। भाई जब उनके पास पैसा आएगा तो इरिगेशन सिस्टम अच्छा इंप्लीमेंट करेंगे, इनपुट्स अच्छे वैरायटी के सीड्स लेकर आएंगे, तो वो तभी कर पाएंगे ना जब उनके हाथ में पैसा होगा। तो ये सब चीजें हम चाहते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट किया कि भाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसी हिसाब से फिर हम उनको लोन देते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, हाउ डिड हॉर्टिकल्चर एनकरेज द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जहां पर आप फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करने का काम करते हो, और यहीं पे आया था आपका गोल्डन रेवोल्यूशन। यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन कौन सी चीज से जुड़ा है, हॉर्टिकल्चर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्यों एनकरेज करता है ये रूरल डेवलपमेंट को, उसमें पहला कि एक तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। इट विल प्रोवाइड द प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड, यानी कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, वहीं पे आप इन अदर एक्टिविटीज में अगर एंटर करते हो तो बेटर सोर्सेज ऑफ इनकम आपको यहाँ पर मिलेंगे। इट विल रिड्यूस द ओवर क्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, बट अगर अदर एक्टिविटीज उन्हें करने को मिलेगा तो वो जो ओवर क्राउडिंग हो रही है, जिसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कह रहे हैं आजकल, तो वो हमारी खत्म होगी। द रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल, जब लोगों को काम मिलेगा पॉवर्टी लेवल कम होगा, जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन, ये दो रेवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हो, गोल्डन रेवोल्यूशन हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड था एग्रीकल्चर से, जिसके अंदर हमने फूड ग्रेन्स के बारे में बात करी। वहीं पे गोल्डन रिवोल्यूशन आपका रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की बात करते हैं, यानी कि उस चीज के हम एग्रीकल्चर करते हैं। यहाँ पे हम फूड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर हमने काम किया कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो फूड सिक्योरिटी मिली, हम सेल्फ रिलायंट हुए, कहीं ना कहीं फार्मर्स की इनकम बढ़ी। बट गोल्डन रेवोल्यूशन ने हमारी कंट्री में रहने वाले लोगों का न्यूट्रिशनल लेवल इंक्रीज किया, और कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसा काम करने का जरिया प्रोवाइड किया जो सस्टेनेबल था। अगर मैं बात करूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, तो लगभग 1960s के आसपास हमें ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला था। एग्जैक्ट ईयर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पे कुछ लिखा होगा, कहीं पे कुछ लिखा होगा, इसलिए हम जनरली कहते हैं कि 1960s लिख दो तो ज्यादा सेफर साइड पे होते हो आप। ठीक है, हालांकि पीरियड ये ऑब्जर्व किया गया था 1967 टू 1968। उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन 1991 से लेकर 2003 तक हमें देखने को मिला। ठीक, ये तो हो गया इनका बीच का डिफरेंस। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके बारे में भी हमने पीछे भी पढ़ा था, अब यहाँ पे पूछी गई है उसकी लिमिटेशन और बेनिफिट्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की लिमिटेशन क्या है कि पहली बात तो अभी भी फिलहाल ये लेस पॉपुलर है, बहुत ज्यादा लोगों में पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्टली होता है, हर कोई ऑर्गेनिक फूड अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि हमारे जो बहुत सारे लोगों के घरों में आपको ऑर्गेनिक फूड देखने को नहीं मिलेगा। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें जरूरत होती है वो हमें यहाँ पर अभी सही तरीके से प्रोवाइड नहीं किया गया है। प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक फूड को बेचने में, यानी कि इनकी मार्केटिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और लिमिटेड चॉइस ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि आप सब कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग से ग्रो नहीं कर सकते। बेनिफिट्स क्या है इसके, लेकिन कि यहाँ पर हम अपने लोकल ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज करके ही इस फार्मिंग को कर सकते हैं। ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है इसके अंदर, क्योंकि किसी भी तरीके के कोई केमिकल्स आप यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैनुअल जो मैन वर्क है, मैन पावर है, उसकी जरूरत ज्यादा होती है अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से करते हो तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो पाती है इसकी वजह से, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 challenges facing the rural development in India, यानी कि हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है वो कौन से 3 चैलेंज फेस कर रहा है। सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि अगर हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। वो फैसिलिटीज हमें चाहिए जिससे जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो मार्केट्स में बहुत इजीली प्रोवाइड किया जा सके। प्लस इतने सारे लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर के अंदर। देखो, जब भी हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड में एग्रीकल्चर आता है,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, बट स्टिल वहां पर अभी भी फार्मर्स की सिचुएशन सुधरी नहीं है। इसका मतलब एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी एक और चैलेंज है हमारे सामने। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हमें अपनी ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट करना होगा, कहीं ना कहीं उनको नॉलेज देनी होगी कि कैसे वो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सजेशंस टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट कंडीशंस प्रोवाइड करके, यानी कि टाइम टू टाइम आपको ऐसी मार्केट कंडीशन मिलती रहे जिससे कि जैसे आउटपुट रेडी हुआ मार्केट में जाकर वो बिक जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, यहां पर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जहां पर आपको ऐसे रोड्स या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए कि इजीली सामान मार्केट तक जा सके। हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग को यहाँ पे प्रमोट करते हैं कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स क्या करें, छोटे छोटे फार्मर्स मिलकर अपना प्रोड्यूस इकट्ठा करें और जाके मार्केट में बेचाएं। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपका बफर स्टॉक, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशन की दुकानें। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, infrastructural development is an essential element to obtain the full potential of the rural sector in India। यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो क्या वो एक एसेंशियल एलिमेंट है जहां पर आप अपने रूरल सेक्टर का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकते हो। ये लास्ट ईयर आया है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, तो क्या आप इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं? यस, हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों एसेंशियल है। पहली बात तो इसकी वजह से आएगी असेसिबिलिटी, यानी कि जब फिजिकल फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबल होगी, रोड्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सबके पास होंगे, तो बहुत आसानी तक जो हमारे भाई सपोज करो जो मार्केटर्स हैं वो फार्मर्स तक पहुंच पाएंगे और फार्मर्स मार्केटर्स तक पहुंच पाएंगे, तो असेसिबिलिटी पॉसिबल हो पाएगी। मार्केट एक्सेस, यानी कि वही जब असेसिबिलिटी होगी तो मार्केट को बहुत इजीली एक्सेस किया जा सकता होगा, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केटर्स हैं चाहे वो डोमेस्टिक मार्केटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि इजीली आपको जो इनपुट्स हैं वो मिल जाएंगे। रूरल इंडस्ट्री सेटअप हो पाएगी हमारी, क्योंकि जो फैसिलिटीज होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आएगी हमारे यहाँ पर, वाटर आएगा, वाटर अगर आ पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी हो पा रही हैं, तो ऑटोमेटिकली रूरल इंडस्ट्रीज बेटर हो पाएंगी या ओपन हो कर सकते हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सिर्फ ये रोड वोड बनवाना ही नहीं आता, इवन एजुकेशन और जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह है, यानी कि स्कूल और हॉस्पिटल बनवाना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर गांव वगैरह में भी ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स खुलेंगे, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स खुलेंगे, तो वहां पे रहने वाले लोग लिटरेट होंगे प्लस हेल्दी होंगे, तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो इससे ओवरऑल जो रूरल डेवलपमेंट है वो हमारा हो पाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है जो हमने निकाले हैं अलग अलग टॉपिक से, जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब इसी से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर में मेनली हमें किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। अब इसके अंदर आपको कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं? सबसे पहले तो आपको रूरल क्रेडिट कवर करना है कि रूरल क्रेडिट कौन कौन से सोर्स हैं बेसिकली और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, दूसरा आप यहां से कवर करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसका मीनिंग, बेनिफिट्स, लिमिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग और नीड कि क्या है रूरल क्रेडिट के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट कौन से हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है रूरल डेवलपमेंट में। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप इसका मीनिंग, देखो मीनिंग तो करना ही होता है, बेनिफिट्स और लिमिटेशन, मीनिंग भी लिख दूं, साथ में आप पढ़ेंगे इसका मीनिंग भी, मीनिंग, बेनिफिट्स और लिमिटेशन। डाइवर्सिफिकेशन वाले के अंदर आप इसके अंदर एक तो पढ़ना मीनिंग और इसकी नीड कि क्यों जरूरत है हमें एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की, और इसके टाइप्स का बस मीनिंग पढ़ लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका मीनिंग पढ़ना कि जैसे डेयरिंग लिखा है या फिशरीज लिखा है तो बस एक बार मीनिंग और नाम पता होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना क्योंकि उसके अंदर आपका जो गोल्डन रेवोल्यूशन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, गोल्डन रेवोल्यूशन वगैरह है, उसके बारे में आपने पढ़ लेना है, ये इसी का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग का आपको पता होना चाहिए मीनिंग और इसकी भी इंपॉर्टेंस कि रूरल डेवलपमेंट पे क्या इंपॉर्टेंस है और इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में कवर अप करने हैं, जिससे आपका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। ठीक है।